हाय दोस्तों, वेलकम टू द लेसन। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप हिंदी में कोई वाक्य शुरू करने वाले होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलती हूँ असल में, या फिर अगर मैं सच कहूँ तो, या फिर बुरा मत मानना। आप भी इन सब फ्रेजेस को यूज़ करते हैं ना हिंदी में जब कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन्हीं फ्रेजेस को हम इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए? पर अगर आप इनका सही इंग्लिश मतलब जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखना पड़ेगा, जहाँ पे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इंग्लिश में वाक्यों को कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो ये पूरा लेसन मेरे साथ देखिए। मेरा नाम है मिशेल और आप देख रहे हैं लर्न एक्स, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो हम शुरुआत करते हैं पहली फ्रेज के साथ, टू बी ऑनेस्ट। ओके, टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है अगर मैं सच कहूं तो। अगर मैं सच कहूं तो कई बारी हमसे कोई व्यक्ति कोई सवाल पूछता है, जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा तुम्हारी इस महीने की सैलरी ट्रांसफ़र हो गई, और अगर आपने अपना अभी तक बैंक अकाउंट चेक ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं, तो आप हो सकता है कहें अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया। इसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट चेक्ड येट। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को शुरू करेंगे। हिंदी वाली फ्रेज को ही आप इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। चलिए, अब अगला है फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग और टू बी ऑनेस्ट का मतलब बहुत सिमिलर है, बट टू बी ऑनेस्ट को आप थोड़ा फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने बॉस के साथ या अपने कॉलीग के साथ। पर अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो टू बी ऑनेस्ट की जगह आप फ्रैंकली स्पीकिंग भी बोल सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग का मतलब भी यही होता है, मैं सच बोलूँ तो या मैं खुल कर बोलूँ तो। फ्रैंकली स्पीकिंग को आप कह सकते हैं खुल कर बोलना, खुल कर बोलूँ तो। अब अगर कोई आपसे कह रहा है चलो मूवी देखने चलते हैं, और आप कहना चाहते हो अगर मैं खुलकर बोलूँ तो मुझे मूवीज़ देखना पसंद नहीं है, इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज़। तो यहाँ पर आपने अपनी बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। ऑल राइट, तो अब हम अपनी अगली फ्रेज़ देखते हैं जो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब ये जो फ्रेज़ है इसको हम हिंदी में बोलते हैं असल में। ओके, असल में। इसको हम इंग्लिश में कई बारी एक्चुअली भी बोलते हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि वो सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं एक्चुअली। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था आज, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, अरे असल में एग्ज़ाम बहुत आसान आया था, एक्चुअली द एग्ज़ाम वॉज वेरी ईजी। इसी को आप कह सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एग्ज़ाम वॉज वेरी ईजी। यहाँ पर असल में को हम इंग्लिश में कह रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर एक्चुअली। तो नेक्स्ट टाइम जब आप असल में बोलने वाले हैं आप कह सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर एक्चुअली। द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग ऑफ। यहाँ पर हम सिंगल एफ यूज़ करेंगे। स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है अगर इसकी बात करें तो। ओके, स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है अगर इसकी बात करें तो। अब सोचिए कोई आपसे कह रहा है अच्छा ये बताओ कल की मीटिंग कितने बजे है, व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग टुमारो। वेल, अगर मीटिंग की बात करें तो वह 5 बजे है। वेल, स्पीकिंग ऑफ द मीटिंग इट इज़ एट 5 o'clock। तो इस तरीके से आप स्पीकिंग ऑफ को यूज़ करेंगे और इससे पहले आप वेल लगा सकते हैं। वेल, स्पीकिंग ऑफ द मीटिंग इज़ एट 5 o'clock। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन इट कम्स टू। जब इसकी बात आती है, जैसे कि आपको कहीं बाहर जाना है, आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि मुझे पिक कर लो घर से, तो मैं तुम्हारे साथ मूवी पर चल पड़ूंगी, और आपका दोस्त आपको मना कर देता है, नहीं यार मैं पिक नहीं कर सकता, तो आप कह सकते हैं जब पिक करने की बात आती है तो तुम हमेशा मना कर देते हो।
उसी को आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इट कम्स टू पिकिंग मी यू ऑलवेज से नो। जी, तो व्हेन इट कम्स टू होता है जब इसकी बात आती है तो, जैसे हमने यूज़ किया जब पिकिंग की बात आती है तो तुम हमेशा मना कर देते हो। हमारा अगला फ्रेज है एज यू मे ऑलरेडी नो। एज यू मे ऑलरेडी नो को हम हिंदी में भी बहुत भारी बोलते हैं। हम कहते हैं जैसा तुम्हें पता ही होगा, जैसे तुमने सुना ही होगा, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं एज यू मे ऑलरेडी नो। अभी कल की ही बात है कि किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैंने ये फ्रेज़ यूज़ की। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या हमारी मंडे की छुट्टी है? तो मैंने कहा जैसे तुम्हें पता ही होगा कि ट्यूसडे को जन्माष्टमी है और मंडे से एक दिन पहले संडे है, तो हमारे ऑफिस वालों ने हमें मंडे की भी छुट्टी दी है। तो यहाँ पर मैंने कहा जैसे तुम्हें पता ही होगा, इसी को मैंने इंग्लिश में बोल दिया था एज यू मे ऑलरेडी नो ट्यूसडे इज़ जन्माष्टमी and that's why our office has given us a holiday on Monday as well. Okay? चलिए अब अगला फ्रेज देखते हैं, नॉट एवरी वन नोज। इसको आप तब बोलेंगे जब आप किसी को कोई सीक्रेट बता रहे हैं। आप कहेंगे सबको ये बात नहीं पता, नॉट एवरी वन नोज, सबको ये मालूम नहीं है, या फिर ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है। अब मेरा एक दोस्त है, उसने कम से कम बस 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो मेरी एक फ्रेंड मुझसे बोल रही थी कि अरे मुझे पता नहीं निशांत ने 6 महीने में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया। तो मैंने उससे बोला ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर उसके पेरेंट्स ने उसके बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। तो इसी को मैंने इंग्लिश में कहा नॉट एवरी वन नोज हिज पेरेंट्स इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस। ओके, तो ये बात ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने कहा नॉट एवरी वन नोज। तो कितनी सिंपल सी फ्रेज़ है ये, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सबको ये मालूम नहीं है इसकी जगह। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आई हेट टू से दिस। अब अगर आप किसी को कुछ कहने वाले हैं जो आपको लगता है कि शायद उन्हें बुरा लगे, तो आप कहेंगे सबको ये आई हेट टू से दिस। आई हेट टू से दिस का मतलब होता है मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे जाना होगा। तो कितनी बारी आपने किसी को ये बात कही है? बहुत बारी हम लोगों को कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहने में, पर मुझे जाना ही होगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है। इसी को आप कह सकते हैं आई हेट टू से दिस बट आई हैव टू लीव। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है देयर इज़ नो डिनाइंग। इसका जो हिंदी वर्जन है, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो आपने बहुत 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 बारी यूज़ किया है। देयर इज़ नो डिनाइंग का मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो डिनाइंग, इसमें कोई शक नहीं है। तो कई बारी हम लोगों के लिए बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, पर वो विश्वास लायक नहीं है, राइट? इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो डिनाइंग दैट शी इज़ अ गुड गर्ल बट आई कांट ट्रस्ट हर। ओके, तो जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत भला है, पर किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं या वो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं देयर इज़ नो डिनाइंग, या फिर इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप तारीफ़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी के बारे में बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब अगली फ्रेज़ देखते हैं, वो है आई डोंट मीन टू बी रूड। अब फिर से अगर आपको लगता है आप कुछ बुरा कहने वाले हैं जिससे शायद किसी को बुरा लग जाए, तो आप बोलेंगे आई डोंट मीन टू बी रूड। अब जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और कोई बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर आप उन्हें कहेंगे आवाज़ कम कर दो, तो उन्हें बुरा लगेगा, राइट? तो इसलिए आप कई बारी बोलते हैं बुरा मत मानना या फिर प्लीज़ आवाज़ कम कर दो। उसी के लिए आप कह सकते हैं आई डोंट मीन टू बी रूड, प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। मतलब प्लीज़ वॉल्यूम कम कर दो, मैं तुमसे रूखा नहीं बोलना चाहती, पर प्लीज़ ये कर दो।
ओके तो इसको आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए अब अगली फ्रेज देखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसको आप ज़्यादातर अपने ऑफिस में या अपने बड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्रेज़ का मतलब है पूरे सम्मान के साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है पूरे सम्मान के साथ। अगर आपको लगता है आप किसी को कोई ऐसी बात बोलने वाले हैं जिससे उनको लगे कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो यही बात को आप पोलाइटली बोल सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट यूज़ करके। जैसे कि अगर आपका बॉस आपको बोले कि ऑफिस में शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड नहीं है पर सब ने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि सब ने ऑफिस में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन इज़ वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट इन द ऑफिस, देन व्हाई कांट आई, राइट। इसमें शायद उन्हें बुरा भी ना लगे क्योंकि आपने पोलाइट फ्रेज यूज़ की है और आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा। ओके तो हमारी अगली फ्रेज़ है नो ऑफेंस। इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी बहुत कॉमन है, बुरा मत मानो, होली है। वेल आज तो होली नहीं है, बट नो ऑफेंस का मतलब होता है बुरा मत मानो। बुरा मत मानो, तो इसको भी आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी को कोई बात कहने वाले हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी पे गए हैं, आप किसी को मिल रहे हैं, आप किसी को कहना चाहते हैं कि अरे तुम इस पार्टी में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लास्ट पार्टी में बहुत अच्छी लग रही थी, पहले वाली पार्टी में। तो इसी को इंग्लिश में कहेंगे नो ऑफेंस बट यू लुक्ड मच बेटर इन द लास्ट पार्टी। यहाँ पर नो ऑफेंस का मतलब है बुरा मत मानो। ओके द नेक्स्ट वन इज़ यू कांट से दैट। अब हिंदी में हम कितनी बारी कहते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, राइट। जैसे कि हम बोले कि इसकी ड्रेस कितनी ख़राब लग रही है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसकी ड्रेस बहुत ख़राब लग रही है, बस ठीक ही ठाक है ना। उसी को आप इंग्लिश में कहेंगे यू कांट से दैट द ड्रेस इज़ वेरी बैड, इट्स जस्ट ओके। तो यू कांट से दैट का मतलब होता है तुम ऐसा नहीं कह सकते। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब होता है मेरे हिसाब से। जैसे कोई आपसे पूछे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप कहेंगे मेरे हिसाब से 35 इस एग्ज़ाम के लिए पासिंग मार्क है। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू मी 35 इज़ द पासिंग मार्क फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके इसको आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बारी यूज़ कर सकते हैं। हमारी लास्ट फ्रेज़ है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और इस फ्रेज़ का मतलब है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसको आप यूज़ करेंगे जब आप किसी सेंटेंस में किसी को कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आज मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी, व्हाट टाइम इज़ द मूवी स्टार्टिंग, आप कह सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मूवी 5 बजे स्टार्ट हो रही है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन द मूवी इज़ स्टार्टिंग एट 5 o'clock। तो कितना सिंपली आपने एक सेंटेंस को इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज फ्रेजेस। इन सब फ्रेजेस को यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप बहुत फ्लुएंट साउंड करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। मैं जल्द ही आऊँगी एक और लेसन के साथ। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।